वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम क्लस्टर। इस वीडियो में आपको एसएससी एमटीएस और रेलवे ग्रुप डी इन दोनों को कंपेयर करके बताऊंगा कि दोनों में ज़्यादा बेस्ट कौन है। बेस्ट इन जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने लिखा है फुल कंपैरिजन, वो भी कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर में, सैलरी, जॉब पोस्टिंग एंड ट्रांसफर, वर्क, प्रमोशन, ज्वाइनिंग प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, कंपटीशन और भी बहुत कुछ। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर में हम एसएससी एमटीएस और रेलवे ग्रुप डी इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि ज़्यादा अच्छा कौन है और कौन कौन से ऐसे प्लस पॉइंट्स हैं जो एमटीएस में है जो ग्रुप डी में नहीं मिलेंगे आपको, और ऐसे पॉइंट जो ग्रुप डी में है जो आपको एसएससी एमटीएस में नहीं मिलेगा। तो इन दोनों में हम देखेंगे कि फ़ायदा घाटा क्या है एसएससी एमटीएस और रेलवे ग्रुप डी का। तो अगर आपको फुल कंपैरिजन देखना है इन दोनों का, एसएससी एमटीएस और रेलवे ग्रुप डी का, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा लास्ट तक। तो चलिए इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। अगर आप लोग एसएससी एमटीएस या रेलवे एग्जाम दोनों में से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये हमारा जनरल अवेयरनेस का सुपर शॉर्ट नोट ट्राई करके जरूर देखना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मिसलेनियस सब कुछ मिल जाएगा। और इसमें हर एक चीज़ छोटा करके मतलब कॉम्पैक्ट करके लिखा हुआ है ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे जनरल अवेयरनेस को कवर करने में। तो इस शॉर्ट नोट्स को अगर आप पढ़ लेते हो, इस सुपर शॉर्ट नोट्स को अगर आप पढ़ लेते हो, तो आपका बहुत ही कम समय में जनरल अवेयरनेस के सारे मेजर टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो अगर आपको कम समय में जनरल अवेयरनेस अगर कवर करना है तो आप इसे जरूर ट्राई करके देखिएगा एक बार। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट है वो है सैलरी। अब देखिए सैलरी में क्या है कि एसएससी एमटीएस का जो सैलरी है और आरआरबी ग्रुप डी का जो सैलरी है, मतलब रेलवे ग्रुप डी का सैलरी और एसएससी एमटीएस का सैलरी, ये दोनों का दोनों ही पे लेवल 1 का है। पे लेवल 1 का मतलब दोनों का सैलरी लगभग सेम होगा, थोड़ा सा डिफर करेगा जो आपका डिपार्टमेंट वाइज आपको जो अलाउंस मिलेगा, जैसे कि होम अलाउंस वगैरह जो मिलेगा उसमें जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा वो, बाकी जो बेस स्ट्रक्चर होगा सैलरी का वो दोनों में ही सेम है। एसएससी एमटीएस का भी जो पे लेवल है वो 1 है और आरआरबी ग्रुप डी का भी जो पे लेवल है 1 है, यानी कि पे लेवल के मामले में ये दोनों सेम है। बस अंतर यही कि रेलवे ग्रुप डी में आपको थोड़ा ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगा एज कम्पेयर टू एसएससी एमटीएस। तो अगर आपको सैलरी के बेसिस पे अगर आप देखिएगा तो दोनों ही इसमें सेम आपको नजर आएगा। पे लेवल 1 का जॉब है ये दोनों। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए जो अगला पॉइंट है वो है जॉब पोस्टिंग और ट्रांसफर। देखिए जॉब पोस्टिंग और ट्रांसफर में देखिए सबसे ये जो पहला पॉइंट है वो देखिए, एसएससी एमटीएस स्टेट प्रेफरेंस अवेलेबल। मतलब कि एसएससी एमटीएस में जब आप फॉर्म भरिएगा तो आपसे स्टेट प्रेफरेंस मांगा जाएगा, मतलब आपको इसमें होम स्टेट मिल सकता है। और ग्रुप डी का जब फॉर्म भराया था उसमें भी आपसे स्टेट प्रेफरेंस मांगा गया था, मतलब जोन प्रेफरेंस मांगा गया था कि आपको कौन से जोन से भरना है। तो इसमें भी आपको दोनों में ही समझिए आपका होम स्टेट मिलने का चांसेस ज़्यादा है। और लेकिन एसएससी एमटीएस में क्या होता है कि मैं बता देता हूँ कि एसएससी एमटीएस में पोस्ट बहुत कम होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट में बहुत ही कम पोस्ट अवेलेबल होते हैं, या तो समझिए कि पोस्ट अवेलेबल होता ही नहीं है, तो जिससे कि एसएससी एमटीएस में होम स्टेट मिलना बहुत ही समझिए एक तरह का प्रॉब्लम हो जाता है। और ग्रुप डी में हो, आपने जब फॉर्म भरा होगा तो अब आपने देखा होगा कि ग्रुप डी में लगभग हर एक जोन में लगभग अच्छा खासा पोस्ट अवेलेबल था। तो ग्रुप डी में ज़्यादा चांस बनता है कि आपका होम स्टेट आपको मिल जाए, क्योंकि उसमें जोन वाइज है। अगर आपका जॉब लगेगा तो उसी जोन में लगेगा, तो मैक्सिमम चांसेस है कि अगर आपने अपने होम जोन से अगर फॉर्म भरा था तो आपको अगर जॉब लगता है तो आपको होम पोस्टिंग मिल जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है एसएससी एमटीएस। इसमें देखिए ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होता है। ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग कहने का मतलब है कि अगर आपका जॉब लगा और आपने अपना होम स्टेट भरा था, मान लीजिए कि आप बिहार से हो और आपने होम स्टेट बिहार भरा था, बट आपका उतना मार्क्स अगर आया नहीं कि आपको बिहार मिल सके, तो ऐसा नहीं कि बिहार में नहीं मिला तो कहीं और नहीं मिलेगा, बाकी फिर दूसरे स्टेट्स में कहीं पर भी है आपको फिर दूसरी जगह दे दिया जाएगा आपके मार्क्स के हिसाब से। ये है एसएससी एमटीएस में, मतलब ऑल ओवर इंडिया जहाँ पर भी पोस्ट खाली होगा आपको वहाँ पर वो जॉब अलॉट कर देंगे। और वही होता है कि आरआरबी ग्रुप डी। अब रेलवे में क्या सीन है कि देखिए इसमें कि आपने जिस भी जोन से सिलेक्ट, मान लीजिए आपने मुंबई जोन को सिलेक्ट किया था, अब जब एग्जाम उग्जाम हो गया, कट ऑफ लिस्ट आ गया और आपने क्या देखा कि आपका मुंबई जोन में निकला ही नहीं, आपका मार्क्स कम हो गया तो मुंबई जोन में आपका नाम नहीं आया। लेकिन आपने देखा कि दूसरा जोन है उसमें आपका कट ऑफ लिस्ट से मार्क्स ज़्यादा आ रहा है, लेकिन फिर क्या होगा कि मुंबई जोन में आपका कट ऑफ लिस्ट क्लियर नहीं हुआ, लेकिन दूसरा जो जोन था उसमें आपका कट ऑफ लिस्ट क्लियर हो रहा था। लेकिन क्या होगा कि उसमें आपको जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि रेलवे में क्या रूल है कि आपने जिस भी जोन से अप्लाई किया है उसी जोन में केवल आपको देखा जाएगा, मतलब उसी जोन में आपको केवल जॉब मिल सकता है। तो अगर आपको जॉब चाहिए तो उस जोन का कट ऑफ आपको क्लियर करना पड़ेगा, और अगर आपने उस जोन का कट ऑफ क्लियर नहीं किया तो फिर बाकी किसी जोन में आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, किसी और जोन में आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो यानी कि रेलवे ग्रुप डी में एक तरह का समझिए कि आपने जिस भी जोन से भरा है उसी जोन में आपका अगर जॉब मिलना है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और एमटीएस में क्या है कि अगर आपका का होम स्टेट में अगर आपको पोस्टिंग नहीं भी मिल पाता है तो आपको किसी दूसरे स्टेट में पोस्टिंग मिल जाएगा अगर आपका कट ऑफ से ऊपर ज़्यादा मार्क्स है तब। अब उसके बाद हम अगला देखते हैं एसएससी एमटीएस। देखिए इसमें होता है कि ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफर होता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि देखिए अगर आपका एसएससी एमटीएस में आपको जॉब मिल गया, मान लीजिए कि आपको आपका होम स्टेट नहीं मिल पाया,
तो बाद में फिर आप क्या कर सकते हो कि ट्रांसफ़र लेकर के वापस से अपना होम स्टेट में ट्रांसफ़र ले सकते हो। ये बहुत ही फ़ायदा है अगर आपको शुरू में होम स्टेट नहीं मिल पाया तो। लेकिन जो रेलवे का जो ग्रुप डी है, इसमें एक चीज़ बहुत ही खराब है ये, कि इसमें केवल इंट्रा जोन ट्रांसफ़र होता है। मतलब कि आपका ट्रांसफ़र जोन के अंदर में ही हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका पटना जोन में हो गया पोस्टिंग। अब ऐसा नहीं होगा कि आपका पटना जोन में पोस्टिंग हो गया है तो आप फिर चाहोगे कि आपको दिल्ली जोन में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपका पोस्टिंग फिर अगर पटना जोन में हुआ है तो फिर आपको पटना जोन के अंदर में ही जितने भी स्टेशंस हैं या जितने भी टाउन्स आते हैं पटना जोन के अंदर में, उसी में केवल आपको ट्रांसफ़र के तौर पे वहाँ भेजा जा सकता है। आपके ज़ोन से बाहर आपको पोस्टिंग नहीं दिया जाएगा। यानी कि एक बार जिस ज़ोन में आपका पोस्टिंग हो गया रेलवे में, आपको फिर उसी ज़ोन में रहना पड़ेगा। तो ये सबसे बुरा चीज़ है रेलवे का। और एमटीएस में ये चीज़ आपको थोड़ा-सा फ़ायदा मिलेगा कि आपका भले ही दूसरे स्टेट में या दूसरी जगह पोस्टिंग हो जाए, बाद में आप ट्रांसफ़र लेके आ सकते हो। लेकिन रेलवे ग्रुप डी में आप अपने ज़ोन से बाहर ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हो। समझ में आया? ये था जॉब पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र। अब देखिए अगला जो है वो है प्रमोशन। प्रमोशन में देखिए कि एसएससी एमटीएस में अगर आपका जॉइनिंग हो जाता है तो उसमें आपको बहुत ही स्लो प्रमोशन मिलेगा। 3 साल के बाद आपको प्रमोशन मिलता है, बट प्रमोशन बहुत ही स्लो होता है। और बेसिकली जो होता है कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स जो होता है वो एसएससी में ज़्यादातर होता नहीं है। जनरली बहुत ही लेट होता है या बहुत टाइम पे होता है, जिसके चलते आप प्रमोशन उसमें जल्दी नहीं ले पाते हो। तो एसएससी एमटीएस में एक स्लो प्रमोशन है जो कि बहुत ही बड़ा इसका एक बोलिए डिमेरिट है। और ये पूरी जो प्रमोशन है ये डिपेंड करेगा कि आपके डिपार्टमेंट में कितने सीट्स खाली होंगे, फिर उसमें आपको प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो ये डिपार्टमेंट के ऊपर पूरा डिपेंड करेगा, आपका डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री जहाँ पर भी जॉब लगता है उसमें। और उसी के अपोजिट अगर आप देखिएगा कि रेलवे ग्रुप डी में क्या है कि इसमें बहुत ही फास्ट प्रमोशन होता है। और दूसरी चीज़ है कि रेलवे का जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है वो टाइमली होता है और हमेशा होते रहता है, तो जिससे कि आपको आगे अगर प्रमोशन लेना है तो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके आप बहुत ही जल्दी प्रमोशन ले सकते हो रेलवे में। अगर भले ही आप ग्रुप डी में भी ज्वाइन करिएगा, बट बहुत ही जल्दी आप प्रमोशन लेकर के ऊपर इसमें चढ़ सकते हो रेलवे में, क्योंकि इसका डिपार्टमेंटल एग्जाम जल्दी होता है, जल्दी जल्दी होता है और टाइमली भी होता है। और वही अगर आपका एसएससी एमटीएस का बात कीजिएगा तो ये पूरा डिपेंड करेगा कि आपका कौन से डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में है, क्योंकि एसएससी के अंडर में अगर आप देखिएगा तो टोटल मिला के 40-45 डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज हैं। अब इनमें से किस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में आपका होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका प्रमोशन किस कैसे होगा। अब देखिए कि दोनों में वर्क लाइफ कैसा है, कि काम क्या करना पड़ेगा आपको। तो अगला जो पॉइंट है वो है वर्क लाइफ। अब इसमें देखिए कि एसएससी एमटीएस में जो काम होता है वो नॉर्मल होता है, कि इसमें कुछ भी हेवी ड्यूटी वाला काम नहीं होता है। उसमें सब कुछ नॉर्मल है, जैसे कि प्यून का काम हुआ या गार्डनर का काम हुआ, तो ये सब नॉर्मल काम है। तो इसमें कोई भी आपको वैसा हेवी काम नहीं करना होता है। और वही अगर आप देखिएगा आरआरबी ग्रुप डी में रेलवे में, तो इसमें कुछ कुछ पोस्ट हैं जो कि बहुत ही हार्ड है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेलवे में आपको शिफ्ट वाइज वर्क मिलेगा। शिफ्ट वाइज वर्क मतलब कि रेलवे में आपका नाइट शिफ्ट भी मिल सकता है, आपको डे शिफ्ट भी मिल सकता है। तो इसमें है कि आपको रेडी रहना पड़ेगा कि अगर आपको नाइट शिफ्ट मिलेगा तो रात में काम करना पड़ेगा, डे शिफ्ट मिलता है तो डे में काम करना पड़ेगा। और वही एसएससी में आपको जो आपका शिफ्ट वाला काम है वो बेसिकली होता नहीं है। कभी-कभार बेसिकली आपको कुछ काम के लिए भले रात को रुकना पड़ जाए, वो डिपेंड करेगा कि आपका डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में क्या काम हो रहा है उसके हिसाब से। बट ऐसा नहीं कि रेगुलरली आपको वहाँ पर ये सब चीज़ देखने नहीं मिलेगा, नाइट ड्यूटी वगैरह। लेकिन वही चीज़ है कि इसमें अगर आपको मिल जाता है आरआरबी ग्रुप डी में, तो इसमें आपको समझिए कि इसमें आपको रेडी रहना पड़ेगा कि आपका अगर शिफ्ट लगता है, रात का शिफ्ट लग जाए तो आपको रात को भी काम करना पड़ेगा। तो आरआरबी ग्रुप डी में शिफ्ट वाइज़ वर्क होता है और एसएससी एमटीएस में आपका जो नॉर्मल काम होता है, कोई हेवी काम नहीं होता है। और ग्रुप डी में जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि कुछ-कुछ काम है जो बहुत ही हार्ड है, जैसे कि ट्रैक मेंटेनेंस वाला जो काम होता है, वो सब काम बहुत ही हार्ड होता है, थोड़ा फिजिकल काम हो जाता है ग्रुप डी में। ग्रुप डी का काम बहुत ही ज़्यादा फिजिकल है, तो इसीलिए इसमें है कि थोड़ा हेवी ड्यूटी वाला काम है। और एसएससी एमटीएस में थोड़ा नॉर्मल काम मिलेगा आपको। अब देखिए जो बहुत सारा पोस्ट जो मैंने बोला था वहाँ यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे कि ये वाला जो इस साइड वाला है ये आपका रेलवे वाला पोस्ट वगैरह है। असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट सीडब्ल्यू, मतलब इसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल, मतलब कि ये फिजिकल पोस्ट हैं। में जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये सब मैक्सिमम जो पोस्ट है वो फिजिकल पोस्ट है, मतलब इसमें फिजिकल काम ज़्यादा है इस सब में। और वहीं पर ये देखिए कि एसएससी एमटीएस का जो पोस्ट है उसमें देखिए ऑपरेटर, पियून, गेटकीपर, वॉचमैन, जूनियर ऑपरेटर, गार्डनर, ये सब जो है ये सब बेसिकली आप समझिए कि ऑफिस के अंडर में ही, ऑफिस के अगल बगल जो थोड़ा बहुत काम है वो सब वाला काम है। तो ये आपका हार्डकोर काम नहीं है एसएससी एमटीएस वाला। लेकिन इसमें जो है आपका रेलवे में इसमें थोड़ा आपको फिजिकल काम ज़्यादा करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू एसएससी एमटीएस। अब देखिए अगला जो है वो है जॉइनिंग प्रोसेस, कि दोनों में ज़्यादा इजी जॉइनिंग प्रोसेस किसका है या हार्ड जॉइनिंग प्रोसेस किसका है। अब देखिए ये आपके ऊपर, आप खुद इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए मैं बता देता हूँ कि क्या क्या होता है। देखिए एसएससी एमटीएस में जब आपका जॉइनिंग प्रोसेस होगा तो क्या होगा कि सीबीटी वन मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका पहला एग्जाम। उसके बाद फिर आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। डिस्क्रिप्टिव मतलब जिसमें ऐसे और लेटर लिखना होता है पेन से। और ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है इसमें आपको बस केवल क्वालिफाई करना होता है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है मेरिट में। उसके बाद आपका डीवी होता है।
फिर नॉर्मल जॉब मिल जाएगा आपको। लेकिन वही चीज़ अगर आप रेलवे में देखिएगा तो रेलवे में क्या आएगा कि आपका CBT 1, मतलब इसमें भी आपका कंप्यूटर वाला ऑनलाइन एग्जाम होगा एक, फर्स्ट एग्जाम। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ये PET, फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट जो होगी आपका ये, और उसके बाद जो मेडिकल टेस्ट है ये, उसके बाद DV, उसके बाद जॉब। तो ये फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट क्या क्या है ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET, ये आपका रेलवे में, रेलवे ग्रुप डी है, उसमें आपको ये फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा अगर आपको जॉब चाहिए तो, मतलब ये फिजिकल टेस्ट आपको क्वालिफाई करना है। मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है, यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट्स, मतलब 35 kg का वजन उठा करके आपको 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट के अंदर में। और आपको 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकेंड के अंदर में। ये आपका जो है, ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है जो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा रेलवे ग्रुप डी के लिए, अगर आपको इसमें जॉब चाहिए तो। और फीमेल्स के लिए क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 kg वजन उठाना है उनको, 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट में, और 1000 मीटर उनको भी दौड़ना है, मतलब 1 किलोमीटर उनको भी दौड़ना है 5 मिनट 40 सेकेंड में। ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, अगर आपको रेलवे ग्रुप डी में जॉब चाहिए। और यही अगर आप देखिएगा आपका इसमें, यही अगर आप देखिएगा SSC MTS में, तो ऐसा कुछ भी चीज़ आपको नहीं मिलेगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वगैरह। इसमें केवल आपको केवल एग्जाम क्वालिफाई करना है CBT 1। CBT 1 में अगर आपका मेरिट आ जाता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव पेपर जो सेकंड एग्जाम है वो केवल क्वालिफाइंग है, उसका मार्क्स ऐड नहीं होगा, तो मतलब CBT 1 पहला एग्जाम जो होगा उसी से आपको जॉब मिल जाएगा। तो पहले एग्जाम में अगर आपका अच्छा मार्क्स हो आ जाता है तो फिर सीधे आपका फिर DV और फिर आपको जॉब मिल जाएगा। लेकिन वही अगर आपका ग्रुप डी में आप देख सकते हैं, जैसे कि CBT 1 क्वालिफाई करने के बाद फिर आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, और उसके बाद मेडिकल टेस्ट भी होता है। मेडिकल टेस्ट का भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है। देखिए मेडिकल टेस्ट में बेसिकली आई वाला है, आंख वाला, कि आंख का क्या क्या पावर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बस 3 ही दिखाया है, और 2 पॉइंट्स थे, और 2-3 पॉइंट्स वो मैंने नहीं दिखाया यहाँ पर। बस मैं बताना चाह रहा हूँ कि आंख के लिए भी यहाँ पर थोड़ा बहुत मांगता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो पोस्ट है मेडिकल स्टैंडर्ड्स A2, इसमें क्या दिया हुआ है कि डिस्टेंट विजन 6/9 विदाउट ग्लासेस, ऐसे करके मतलब यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सब भी आपको इसमें पास करना पड़ेगा अगर आपको रेलवे ग्रुप डी में जॉब चाहिए तो, मतलब आपका जो आँख का जो पावर है वो भी अच्छा होना चाहिए इनके हिसाब से, अगर आपको ये जॉब चाहिए रेलवे ग्रुप डी का। तो ये आपने देख लिया कि ये बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप बोलिएगा कि SSC MTS और RRB ग्रुप डी का जो जॉइनिंग प्रोसेस है, इसमें SSC MTS में फिजिकल चीज़ों का कोई काम नहीं है, इसमें बस कल एग्जाम क्वालिफाई करने से मतलब है। लेकिन वही कि RRB ग्रुप डी में फिजिकल भी बहुत ज़्यादा मांग रहा है। इसमें आपको PET क्वालिफाई करना है और मेडिकल टेस्ट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के आपको जॉब मिलेगा। यह है जॉइनिंग प्रोसेस में बहुत बड़ा अंतर जो आप यहाँ देख सकते हैं। अब चलिए अगला देख, अब अगला पॉइंट जो है वो है एग्जाम पैटर्न और टफनेस की। एग्जाम पैटर्न क्या है दोनों का, तो देखिए जो SSC MTS का जो एग्जाम पैटर्न है वो देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या है, कि आपका 4 सब्जेक्ट का होगा, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। 25-25 मार्क्स का होगा ये चारों सेक्शन, और टोटल ये 100 मार्क्स का हो गया, 100 क्वेश्चन, और इसके लिए आपको 90 मिनट टाइम मिलेगा। अब हम बात करते हैं RRB ग्रुप डी का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जनरल साइंस 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन, रीजनिंग का 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस का आपका 20 क्वेश्चन। अब देखिए इसमें एक चीज़ गौर कीजिए कि इसमें आपका इंग्लिश नहीं है, रेलवे ग्रुप डी में इंग्लिश नहीं है, और वही SSC MTS में आपका इंग्लिश है। तो बस ये एक बहुत बड़ा मेजर आपका डिफरेंस हो जाता है दोनों के एग्जाम पैटर्न में, क्योंकि बहुत लोगों को इंग्लिश से बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इन दोनों में देख लीजिए कि एक में इंग्लिश है, एक में इंग्लिश नहीं है, और दोनों में लगभग टाइम 90 मिनट ही मिलेगा, दोनों 100-100 मार्क्स का ही है। तो जो मेजर डिफरेंस बोलिएगा यहाँ पे तो क्या है वो, कि इंग्लिश सब्जेक्ट का नहीं होना। अब चलिए आगे और दूसरी बात देखिए टफनेस का बात है तो लगभग दोनों एग्जाम ही लगभग सेम टाइप का ही है। अब देखिए कंपटीशन के ऊपर बात करते हैं कि ज़्यादा कंपटीशन किस में है। तो देखिए SSC MTS अगर हम 2019 का अगर बात करें तो इसमें अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा स्टूडेंट और सीट का रेशियो, तो लगभग आपको एक सीट के लिए 420 कैंडिडेट फॉर्म भरता है इसमें। SSC MTS में एक सीट के लिए 420 कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं। ये आप इसका जो कंपटीशन का जो रेशियो वो देख सकते हैं। और वही अगर RRB ग्रुप डी की बात करें तो इसमें एक सीट के लिए 115 कैंडिडेट्स ने ही अप्लाई किया है, मतलब एक सीट के लिए 115 कैंडिडेट्स है RRB ग्रुप डी में। और SSC MTS में एक सीट के लिए 420, मतलब ये अप्रॉक्स मान लीजिए, अप्रॉक्स डाटा है। तो इसमें 420 कैंडिडेट्स, मतलब 400 मान लीजिए SSC MTS में एक सीट के लिए 400, और RRB ग्रुप डी में समझ लीजिए 115 से 110 कैंडिडेट्स एक सीट के लिए। यह है कॉम्पिटिशन लेवल दोनों के बीच का। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला जो है वो है स्कोप फॉर हायर स्टडीज़ की, मतलब कौन से SSC MTS में या रेलवे ग्रुप डी में, दोनों में से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आगे स्टडी करने के लिए किस में आपको ज़्यादा मिलेगा।
तो एसएससी एमटीएस में देखिए काम कम होता है, जिसके चलते आपको हायर स्टडी करने के लिए अच्छा खासा टाइम भी मिलेगा, और प्लस एसएससी एमटीएस के बहुत सारे जो ऑफिसेज या डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज हैं उसमें बेसिकली हफ्ता में केवल 5 दिन ही काम होता है, तो उसमें छुट्टी ज़्यादा मिलता है आपको। तो एसएससी एमटीएस में ज़्यादा आपको मौका मिलेगा हायर स्टडीज़ करने के लिए, मतलब ज़्यादा टाइम बचेगा आपके पास। तो अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए अगर सोच रहे हो तो एसएससी एमटीएस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। एसएससी एमटीएस एक अच्छा ऑप्शन है। अगर वही बात कीजिएगा आप आरआरबी ग्रुप डी के लिए, तो ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है हायर स्टडीज़ के लिए, क्योंकि बेसिकली ग्रुप डी का जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा फिजिकल है। तो इसमें आपको मतलब बहुत ज़्यादा आप एग्जॉस्ट हो जाइएगा, तो पढ़ने के लिए तो एक बेसिकली आपको टाइम मिलेगा नहीं। डे शिफ्ट मिलता है या नाइट शिफ्ट मिलता है उसका भी गारंटी नहीं है। और दूसरी बात है कि आपको काम भी करना है थोड़ा फिजिकल वाला, तो होगा कि इसमें आपके पास ना तो टाइम बचेगा, ना ही आपके बॉडी में एनर्जी बचेगा काम करने के लिए ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में। तो अगर आपको हायर स्टडीज़ करना है तो रेलवे ग्रुप डी को आप सेकंड चॉइस में रखिए, एसएससी एमटीएस को फर्स्ट में रखिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको ऐसे अपडेट्स हम देते रहें।